हेलो एवरीवन, जय हिंद। सीडीएस का पेपर हो गया है और अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें सीडीएस में तो पेपर इजी आया था इस बार। और कोई भी ऐसा कुछ एक दो नए सेक्शन थे बट वो भी बहुत टफ नहीं थे, इजी था। पैसेज एज यूजुअल हर बार जो है वो सीडीएस में थोड़ा लॉजिकल ही पूछता है। ग्रामर पोर्शन बहुत ही इजी आया था। वोकैब अगर आप नॉर्मल लुई बुक करते हैं, जो मैं कई बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी नॉर्मल लुई किया होगा उनके लिए वोकैब भी जो है वो काफ़ी इजी ही रहा होगा। सो ओवरऑल पेपर वाज नॉट वेरी टफ। पेपर जो था वो थोड़ा इजियर साइड पे ही था। हम जो है वो पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे पैसेज S1 S6 या PQRS, वो जो उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसके लिए हम बाद की क्लासेस में आपको एक्सप्लेनेशन करा देंगे। आज अभी हम सिर्फ आंसर के बारे में और थोड़ा बहुत जहाँ पर भी लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। मेरे पास जो है वो सेट सी है। आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा पेपर है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर चेक करिएगा। जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया है दैट इज वो है हमारे पास, यहाँ पे हमें साइनोनिम वर्ड्स ढूंढने हैं। एक चीज़ अभी पेपर सॉल्व करते करते भी आप थोड़ा देखेंगे कि कई बार हम जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम नहीं पढ़ते, तो उसकी वजह से भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पहले वाले में हमें साइनोनिम्स जो है नियरेस्ट मीनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग, हमें नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है। पहला है कैंटेंक्रस। अगर आपको कैंटेंक्रस वर्ड आ रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज ये जो सेंटेंस वाले होते हैं अगर हम इनको भी पढ़ें तो काफ़ी हद तक समझ में आने लग जाता है। यू कैन डिसिफर द वर्ड वेरी इजली। कैंटेंक्रस का मतलब होता है थोड़ा जो इल टेम्पर्ड लोग होते हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। इल टेम्पर्ड, कैंटेंक्रस, कुकी, ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कैंटेंक्रस का सिनोनिम वर्ड है इल टेम्पर्ड। दूसरा वर्ड है हमारे पास परनीशियस। इसका मतलब होता है हार्मफुल। परनीशियस मीन्स हार्मफुल। हालांकि अगर आप सेंटेंस भी पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि मीनिंग क्या इंटरप्रेट हो रहा है। अगला देखें हम तो हमारे पास वर्ड है वर्बोस। वर्बोस, जिन्होंने भी नॉर्मल लुई पढ़ा होगा उन्हें पता है कि वर्बोस का मतलब होता है, वर्बोस मीन्स जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलते हैं। आंसर इज ए, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट। अगला है हमारे पास फोर्थ जिस रेजोनेंट। रेजोनेंट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस, अगर हम आवाज की बात कर रहे हैं तो क्विवरिंग और डीप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जो क्विवरिंग है दैट इज थरथराती हुई आवाज, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल करना। लेकिन रेजोनेंट का मतलब होता है गहरी और स्पष्ट आवाज। यहाँ पर जो आंसर है वो सी, सी डीप होगा आंसर। आंसर इज सी। अगला देखें हम फिफ्थ, they were fed up with his doltish। doltish का मतलब होता है stupid, stupid। अब यहाँ पर वाइज का मतलब होता, देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते, वाइज समझदार, क्लेवर चतुर, और प्रिकॉशियस का मतलब होता है, प्रिकॉशियस का मतलब होता है जो समय से पहले बहुत मेच्योर हो जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रिकॉशियस। सो वाइज, क्लेवर एंड प्रिकॉशियस दैट वाज सेम। तो आंसर था हमारे पास बी, इम्बेक्लिक। दैट इज आंसर इज बी। अगला चले हम तो जो अब हमारे पास है वो इसमें हमारे पास एक वर्ड के दो दो सेंटेंस दिए गए हैं उसके यूजेस को लेकर, और हमें ये बताना है कि इन दोनों यूजेस सही हैं या दोनों में से एक सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड है और उसका यूज किया गया है। पहला वर्ड है हमारे पास एनार्की से बना हुआ एनार्किज्म, दैट इज अराजकता, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस। अब अगर हम यहाँ पर इसका यूज देखें तो पहला है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। दूसरा केओस एंड डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों आंसर है 1 और 2। सो बोथ ए एंड 1 एंड 2 आंसर इज सी, सी। इस एनार्किज्म में दोनों बिल्कुल यूजेस सही हैं, आंसर होगा सी। अगला है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन इज वेरी प्योर, जो
प्योर है, ओरिजिनल है। बहुत सारी जगह जहाँ पर अभी लोग ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं या पहुँचे ही नहीं हैं, वो जगह अभी अनस्पॉइल्ड है। तो एनीथिंग विच इज़ अनस्पॉइल्ड, ओरिजिनल, प्योर, दैट इज कॉल्ड प्रिस्टीन। सो फर्स्ट पहला यूज़ किया है इन द ओरिजिनल कंडीशन, बिल्कुल सही है। इन द डिफाइल्ड कंडीशन गलत है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस है, पहला जो है वही सही है, इन द ओरिजिनल कंडीशन। सो आंसर शुड बी ए, यानी कि प्रिस्टीन का जो यूज है वो फर्स्ट वाला ही सही है। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी के दो मीनिंग होते हैं। एक पहला तो साइज से रिलेटेड होता है, किसी भी चीज का, कोलोसस, मैमथ, ह्यूज, वास्ट, और दूसरा किसी चीज की गंभीरता, द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव। सेकेंड इज एबॉमिनेबल, क्राइम और सिन, नहीं ये नहीं होता, इसका सिर्फ फर्स्ट होता है। आंसर इज ए, वन ओनली। कोथोडियन, दैट इज, अब ये वर्ड ऐसा था जिसको अगर वर्ड पहले से आपको नहीं आता तो यहाँ पर कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि कोट से रिलेट कर दिया होगा आपने, और जिस बच्चे ने ये पेपर किया है वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज थी या था। कोटोडियन का मतलब होता है एवरीडे, यहाँ पर मैंने मीनिंग लिख दिया है, कोटोडियन मीन्स एवरीडे। To quote inaccurately, no. Someone fond of quoting others, no. यानी neither one nor two. Answer is D. Quotidian का मतलब होता है रोजाना, डेली, एवरीडे, जो ऐसा होता है, that ऐसा जो काम होता है या कोई भी चीज, उसको हम कहते हैं quotidian। अगला वर्ड है हमारे पास इमोलेट। इमोलेट का मतलब होता है खुद को आग लगाकर जला देना या एनिमल का सैक्रिफाइस करना। तो फर्स्ट दिया है टू किल समबडी और सेल बाय बर्निंग, यस, और टू किल समबडी और सेल फॉर एन एनिमल एज एन एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यस, यानी दोनों आंसर हैं, बोथ 1 and 2। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही आंसर इमोलेट के, तो आंसर होगा सी। अगला देखें हम मिनिमाइज। मिनिमाइज वर्ड का मीनिंग होता है, देखिए मिनिमाइज को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर देते हैं। किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी है, डिग्री है, उसको भी अगर हमने किया तो दैट इज़ ऑल्सो मिनिमाइज। और अगर हमने और जैसे एक्सपेंसेस वगैरह आपने कम कर दिए, दैट इज़ ऑल्सो मिनिमाइज। कई बार हम बोलचाल में बोलते हैं कि यू हैव टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस, सो दैट इज़ कर्टेल भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम मिनिमाइज भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है रिड्यूस समथिंग to the smallest possible degree, yes, and reduce expenses or the degree of anything or of any activities, yes, दोनों सही है, both 1 and 2। आंसर is C। defy, defy का मतलब होता है to treat someone in high office with utmost reverence। रिवी का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, कोई बहुत बड़े ऑफिस में हो तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करना, यस, एंड वर्शिप और ट्रीट समवन एज अ गॉड, यस। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों। रेकॉन्टर, रेकॉन्टर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एफकैट में भी एक बार आ चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और मुझे जहाँ तक याद है मैं अपनी इंस्टाग्राम पे भी मैं ये वर्ड करा चुकी हूँ। रेकॉन्टर का मतलब होता है दिलचस्प कहानी कहने वाला, जिसको कहानी कहने का बहुत ही दिलचस्प तरीका आता हो उसे कहते हैं रेकॉन्टर। तो समवन हु इज कैपेबल ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, यस। समबडी हु बिलीव्स इन ओनली टेलिंग टॉल टेल्स, नो, सेकेंड नहीं है, ओनली वन। सो आंसर इज ए, ओनली वन। अगला देखें हम इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट का मतलब होता है स्नैच द पावर और मैस्कुलिनिटी, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेट। तो मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये तो ऑपोजिट हो गया। और इंक्रीज वंस मस्कुलेचर, ये इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। तो आंसर इज नीदर 1 nor 2, डी। perturb, perturb याद रखिएगा, disturb, perturb and disturb, those are synonym word। कई बार अगर हम कुछ इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो वहाँ पर बड़ा ट्रेंड है आजकल कि शी इज़ वेरी पर्टर्ब या शी वॉज वेरी पर्टर्ब। आजकल डिस्टर्ब की जगह पर्टर्ब वर्ड काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। पर्टर्बेशन का मतलब होता है मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, यस, और डिविएशन ऑफ अ सिस्टम और मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज बाय एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यस। कहीं बाहर के किसी इन्फ्लुएंस से कोई भी अगर चीज़ में एक डिविएशन आ जाए, कोई चीज़ डिविएट हो जाए, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। आंसर इज सी, आंसर सी है। चलिए अगला सेक्शन देखें हम।
अब यहाँ पर जो दिया है वो मिक्स है, कुछ ग्रामर के भी पोर्शन दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट हैं, उनमें कुछ ग्रामर के पोर्शन यूज किए गए हैं, कहीं पर वोकैब यूज किया गया है, और आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक है। अब जैसे हम पहला वाला देखें, तो चलिए पहला वाला देखें। मैं थोड़ा पेन ले लूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है। पहले वाले में अगर हम इन स्पाइट की बात करें तो अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो इन स्पाइट के बाद ऑफ का यूज होता है, और डिस्पाइट पढ़ें तो डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। और इसी से आपको पता चल गया होगा कि दोनों गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट नो ऑफ। सो आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। अगला वर्ड है हमारे पास इमैनेंट। इमैनेंट का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता हो उसे कहते हैं इमैनेंट। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड भी है हमारे पास, यूबिक्विटस विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। तो इमैनेंट जो वर्ड यहाँ पर यूज किया है, द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इमैनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ह्यूमन राइट है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर, बिल्कुल सही यूज किया है। दूसरा कहा है दे इन्वाइटेड एन एमिनेंट पर्सन, जो ये वाली स्पेलिंग है इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन सून, अबाउट टू हैपन सून, जो शीघ्र होने वाला है उसे हम कहते हैं एमिनेंट। जो पर्सन होते हैं उनकी स्पेलिंग होती है एमिनेंट, प्रसिद्ध, यानी ये गलत था तो आंसर सिर्फ ओनली वन, आंसर इज ए, आंसर ए है। अगला देखें हम तो नेक्स्ट में हमारे पास था among those who had applied for the job I found 4 candidates। सही है, among का जब भी हम यूज करते हैं, अगर हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तो हम among का यूज करते हैं, among those who had applied 4 कैंडिडेट, तो among का यूज बिल्कुल सही है। एंड amidst the confusion बिल्कुल सही है। आप किसी भी चीज के बीचों बीच मिडिस्ट या अमिडिस्ट का यूज कर सकते हैं। हम जैसे कहते हैं इन सारी घटनाओं के बीच, तो मिडिस्ट ऑल दीज इंसिडेंट, तो यहाँ पर अमिडिस्ट बिल्कुल सही यूज किया है। तो आंसर इज बोथ 1 and 2, आंसर इज सी। 19th में दे विल का यूज किया है, दे विल सून बी अप्लाइंग, सही है। दे शैल, एज पर माई, मेरा जो कन्विक्शन है कि थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट दे के साथ शैल का यूज अब हम इतना अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। आंसर 1 ओनली, ए होना चाहिए था, ए, क्योंकि अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम थर्ड पर्सन के साथ शैल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट अब उसके यूजेस थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आई थिंक उसके यूज़ को हम उतना सही नहीं मानेंगे। एज पर माई कन्विक्शन आंसर शुड बी ए, 19th का आंसर ए। अगर हम अगले पे चले अब, तो अगला है हमारे पास यू हैव बीन फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है जो सीरियस ना हो, फनी सा, मजाकिया हमेशा। यू हैव बीन फ्रिवलस, whereas always it's not conjunction, it's a connector, whereas I have been serious। तो और whereas हमेशा दो कॉन्ट्रास्ट को ही कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा द डिफिकल्टी सीम इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है जिससे बाहर ना निकला जा सके। नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वाज अनडॉन्टेड, बट इसके बावजूद भी, नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, द करेज टू कैरी ऑन वॉज अनडॉन्टेड का मतलब होता है बिना डरे। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों जो हैं वो बिल्कुल सही यूज किया है। अब हम अपने अगले में आते हैं। बहुत इजी पूछा है इस बार पार्ट ऑफ स्पीच, कोई एक्सपेक्टेशन से काफ़ी इजी है, तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे। कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब है, आंसर इज बी। ओनली
जो है वहाँ पर नाउन के पहले आया है, इसीलिए एडजेक्टिव है, आंसर इज बी। टू स्विम जीरेंडियल इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब लिखा है, आंसर इज बी। और एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट प्रपोजिशन भी होता है और एक्सेप्ट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट अगर प्रपोजिशन होगा तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, यहाँ पर क्लॉज आया है एक्सेप्ट दैट, तो यहाँ पर ये है कंजंक्शन, आंसर इज डी, डी। She married at 18 and gave birth to her first child shortly thereafter. कब birth दिया, तो thereafter यानी adverb, क्योंकि जो टाइम बताता है वो adverb। अगला है हमारे पास, अगला जो करना है हमें, ये भी वही है, तो क्लास के पहले नाउन आया है, possessive pronoun, और आंसर इज ए। 27th, रिवर के पहले माइटी आया है, आंसर इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बी, बी, आंसर इज बी। 28th क्वेश्चन, यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और इसीलिए आंसर इज बी। 29th, ऑलवेज, ऑलवेज, ये भी यहाँ पर एडवर्ब है, आंसर इज बी। और 30th, द रिवर दैट फ्लोज, ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रिवर, और द लगा है यानी कि नाउन, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच काफी इजी पूछा था, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। अब है आपके पास पैसेज। पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसको कभी हम आगे की क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम नटशेल में इसको समझ लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नटशेल? नटशेल का मतलब होता है एकदम ब्रीफ, सक्सेंट करके। तो यहाँ पर बताया गया है कि वॉकिंग टूर कैसा होना चाहिए और लोग वॉकिंग टूर करते कैसे हैं। वॉकिंग टूर लोग करते हैं प्लेजर के लिए, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग बात करने में ज़्यादा हो जाते हैं और फिर जो अपने सराउंडिंग का, अपने वॉकिंग को वो उतना इंजॉय ही नहीं कर पाते। तो पैसेज में ऑथर कहना चाहता है कि वॉकिंग जो है, वॉकिंग टूर अकेले की होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन वेयर यू जस्ट लॉस योरसेल्फ। आप अपने सराउंडिंग में अपने आप को लॉस कर देते हो, उसमें खो जाते हो। तो इसी के यही पैसेज था, कभी हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वॉकिंग टूर? प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉकिंग टूर इज, आंसर इज सी, लॉन्गिंग फॉर प्लेजर, लॉन्गिंग फॉर प्लेजर, आंसर सी होगा। और अगला पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अपॉन अलोन, बिकॉज, क्योंकि इसलिए कि आपको, आंसर इज डी, इट विल प्रोवाइड फ्रीडम विच इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। जो है आपको एक फ्रीडम मिलेगी। पैसेज में एक लाइन है जिसमें मुझे थोड़ी आपत्ति भी थी, और आपत्ति क्यों थी ये भी बता दूं कि उसमें कहा है कि अगर आप किसी और के साथ वॉकिंग करने जाते हैं तो या तो वो व्यक्ति बहुत फास्ट चलेगा और या फिर आप किसी गर्ल के साथ जाएंगे जो बहुत धीरे चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, गर्ल्स हमेशा स्लो नहीं चलती हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा पैसेज में बायस हो गए हैं, बट इट्स ओके। हम अभी पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं। आंसर शुड बी डी। अगर आप अकेले जाएंगे तो ना आपको किसी का पेस फास्ट की वजह से फास्ट चलना पड़ेगा और ना कोई आपके साथ जाएगा तो आपको स्लो, अगर वो स्लो चलता है तो स्लो होना पड़ेगा। इट विल प्रोवाइड फ्रीडम विच इज वन ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, आंसर इज डी, डी। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वॉकिंग टूर? अगर आप किसी और के साथ जाते हैं तो वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, लोग वॉकिंग पर जाते हैं तो बात करते रहते हैं साथ वाले के साथ और फिर वो अपने आसपास की चीज़ों से बिल्कुल ओब्लिवियन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि अगल बगल हुआ क्या या क्या चीज़ें थी। सो आंसर इज ए। 34 पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ शुड वॉकिंग टूर कंक्लूड? वॉकिंग टूर कैसा, उसका क्या निष्कर्ष आना चाहिए? आंसर इज ए, विद द मेडिटेटिव पीस अबव द रियल सराउंडिंग। आपका जो रियल सराउंडिंग है उसके अबव चले जाइए और एक मेडिटेटिव ध्यान वाला जो एक भाव है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप वॉकिंग को अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आंसर शुड बी ए। What is the meaning of the word dilettante? Again, normally का word आ गया dilettante। dilettante का मतलब होता है
डैबलर जो टाइम पास करता है, किसी भी चीज को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। A person who cultivate an aesthetic का मतलब होता है artistic pursuit without real interest, जिसको इंटरेस्ट ना हो लेकिन वो फिर भी उस चीज को करता हो, गंभीर नहीं है उस चीज को लेकर। dilettante means dabbler, answer is A। अब हमारे पास दूसरा पैसेज था। दूसरा पैसेज कहता है कि जो जैसे हम इतिहास लिखते हैं तो इतिहास में जब भी कोई एक्सकवेशन या कोई भी चीज की जाती है तो जो एविडेंस मिलते हैं, उस एविडेंस को जब लोग अलग अलग हिस्टोरियन जब उसको इंटरप्रेट करते हैं उस चीज पे बेस, तो वो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो उसी डेटा पे अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और इसीलिए जो एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल जो हमारे पास एक एनालिसिस आना चाहिए वो नहीं आता, बल्कि वो बहुत ही पर्सनल जो है वो हो जाता है, क्योंकि सब अलग अलग फिलॉसफी अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग फिलॉसफी को मानते हैं और फिर वो अपनी नोशन या अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग फिर उस एविडेंस पे जो है वो क्वेश्चन अराइज करते हैं और आंसर देते हैं। दैट इज डिफरेंट ओपिनियन। इसी पे आपके पास क्वेश्चन था। पहला था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस में किस चीज अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। पहला है पोजिंग अ क्वेश्चन अबाउट द पास्ट, सेटिंग अप द प्रॉब्लम इन अ फॉर्म इंटेंडेड टू फैसिलिटेट इट्स सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये तो हम हिस्टोरिकल एनालिसिस में करते ही हैं। और सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड वेरीफाइंग द solution or interpretation, ये भी करना है। combine several level of thinking and study to arrive at a conclusion, yes यही तो करना होता है कि and drawing from evidence to make a impressionistic and informal conclusion, no ये नहीं करना होता है। आंसर should be D। हमें अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं बनानी होती, उसमें जो हमें एनालिसिस करना होता है दैट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू आवर ओन फिलॉसफी और ओन आइडियाज, दैट शुड बी प्रैक्टिकल। वो हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी ये चीज़ जो है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस में नहीं आती है। आंसर होना चाहिए डी। अगला है द मेनी जॉनर ऑफ एकेडमिक एंड पॉपुलर हिस्ट्री रन द फुल गैमेट फ्रॉम लॉजिकली सिस्टमैटिक टू इम्प्रेसियोनिस्टिक बीन। The range of text varies from those based on objective analysis and those based on subjective assertion. और अगला historical analysis that is rarely तो होता ही नहीं है। historical analysis that is always vague to B और C तो ऑलवेज और रेयरली की वजह से एलिमिनेट कर दिया। हिस्टोरिकल एनालिसिस दैट इज रेयरली सिस्टमैटिक टू दैट विच एस्टैब्लिश एविडेंस। आंसर ए is much better. The range of text varies from those based on objective analysis. Objective का मतलब होता है जब आप अपनी ओपिनियन वहां पर नहीं रखते हैं and those based on subjective assertion वो vary करता है। As per my conviction answer should be A होना चाहिए था। और अगला पूछा है क्वेश्चन कि what according to the author makes historian come to conflicting conclusion। किस वजह से conflicting conclusion होते हैं, तो they are influenced by their philosophical belief in asking question on the same data। एक ही डेटा पे जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। ए आंसर शुड बी this they are influenced by their philosophical belief in asking question on the same data। एक ही डेटा पे वो अलग अलग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है हमारे पास इसमें हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और दूसरा दे अप्लाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन द सेम डेटा। यस ये भी सही था। दे गो फॉर द प्राइमरी डेटा एंड एविडेंस, नो। एंड दे आर प्राइमरी डेटा और एविडेंस पे नहीं जाते, वो फिर उसको भी ब्रेक करते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसकी बात नहीं की गई है। आंसर होना चाहिए था 1 and 2। सॉरी फॉर दिस, मैंने ये नीचे नहीं देखा, मुझे लगा कि यही है आंसर। फिर से एक बार बता दूं ये स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो ए होना चाहिए। ए, दिस शुड बी द आंसर ए। अगला है विच वर्ड
or words from the passage can be substituted for the assertion that all event and human action are ultimately shaped by causes external to the will. External to the will, जो आपकी चीज़ों को बाहर से प्रभावित करता है, ए आंसर है. इम्प्रेसियोनिस्टिक यानी कि जो आपकी अपनी बायस ओपिनियन होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री. जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच रिजेक्ट बोथ द सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड इंटरैक्शन अमंग देम. आंसर इज सी. सी इसका ध्यान देंगे, इसका जो आंसर है वो है सी. ये जिस भी बच्चे का है उसने बी टिक किया है. आंसर इज सी. अगला देखें हम, जस्ट वेट. PQRS है और अब यहाँ पर हम PQRS की टेक्निक डिस्कस करें या बताएं कि ये देखिए, जब PQRS की बात करते हैं देयर इज टोटली डिफरेंट अप्रोच फॉर PQRS एंड डिफरेंट अप्रोच फॉर S1 S6 और पैराजम्बल. इनका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होता है. विल डिस्कस सम टाइम. राइट नाउ विल जस्ट टेल यू द आंसर. और ग्रामर का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो भी हम बात करेंगे. 41 का आंसर ए और 42 का आंसर सी, 43 ए, 44 बी, 45 बी एंड 46 ए, 47 सी, 48 सी, 49 ए, 49 का ए, 50 का बी, 50 का बी. अगला देखेंगे हम 51 सी, 52 ए and 53 D and 54 A, 55 A, 55 का A, 56 D, 57 B and 58 B, 59 A and 60 B. Okay, now come to the vocab section. और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है. एक छोटी सी चीज़, ऑपोजिट इन द मीनिंग लिखा हुआ ऑपोजिट. और जिस बच्चे ने भी ये किया है, आई नो दैट गर्ल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. बट देखिए, हर बार निकालती है CDS, उसका निकलता है CDS, लेकिन इतनी जो एक निकालता रहा है बच्चा, वो भी एग्जाम के प्रेशर में कैसी डॉल्टिश मिस्टेक कर देता है. डॉल्टिश अभी अभी हम लोगों ने किया है. डॉल्टिश का मतलब होता है सिली मिस्टेक कर देता है. वो ज़रा हम देखें तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारे पास, दैट इज इक्विवोकल. चलिए मैं अभी पहले बता दूं, फिर देन मैं अपना पेन जो है वो चेंज करूंगी. द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल. इक्विवोकल का मतलब होता है जो जानबूझकर दोनों तरफ बोलता हो. A is also right, B is also right, so his statement is very confusing. That is called equivocal. Equivocal, so answer should be opposite of confusing, that is clear. Answer होना चाहिए था clear. अगला देखें तो अगला आया है हमारे पास म्यूटिनस. दैट इज जो विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटिनस. अगर साइनोनिम पूछा होता तो सी आंसर होता, लेकिन इसमें एंटोनिम पूछा है तो आंसर इज डी. आंसर इज डी. डी आंसर है. और अगला पूछा है हमसे वर्ड, दैट इज बेलिजरेंट. बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाका. लड़ाका, जो बहुत ही कॉम्बैटिव लोग होते हैं उनको कहते हैं. साइनोनिम वर्ड है कॉम्बैटिव. यही मैं आपको बता रही थी कि देखिए इस बच्ची ने ये मिस्टेक कर दी, कॉम्बैटिव नहीं. आंसर शुड बी एमिएबल, फ्रेंडली. जो लड़ाका ना हो, जो फ्रेंडली हो, उनको हम कहते हैं एमिएबल. एमिएबल. सो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं एग्जाम में कि हम साइनोनिम कर रहे हैं या एंटोनिम. इसने यहाँ पर भी यही गलती कर दी है. यहाँ
पर भी इसने किया है। एफ्यूसिव का मतलब होता है एकदम बह रहा हो, यानी प्रोफ्यूज इसने सेम मीनिंग कर दिया है, बट हम तो यहाँ पर एंटोनिम कर रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए था रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी जो अपने आप को किसी भी चीज से विथड्रॉ कर लेता है उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। लेट्स गो टू द अनदर वन। ही इज ऑफन अक्यूज ऑफ इनइक्वेशियस। फिर अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने नॉर्मन लुई बुक अगर सॉल्व की हो तो इक्विटी वाला जो रूट वर्ड है यहाँ पे ये वर्ड आता है। इस वर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ सिन, फुल ऑफ सिन। और यहाँ पर जो आंसर होगा हम एंटोनिम कर रहे हैं, तो वर्चुअस। आंसर इज वर्चुअस, यानी जो गुणों से भरा हो। आंसर इज सी, सी। अगला जो है हमारे पास पूछा है, अब यहाँ पर वर्ड्स जो है वो हैं, यहाँ पर वर्किंग इन डिम लाइट, कंट्रीब्यूट आई इश्यूज सच एज ग्लूकोमा। देखिए बहुत सारे जो मुझे लगता है बच्चों ने, इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का भी जो आंसर आया है उन सब ने कंट्रीब्यूट को ही सही किया है, बट एज पर माय नॉलेज, जो मेरी नॉलेज कहती है कि कंट्रीब्यूट, पहली बात तो कंट्रीब्यूट एक पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, और कंट्रीब्यूट के साथ फिर प्रीपोजिशन का यूज होता है। वी कंट्रीब्यूट to the society, we contribute to something, we contribute in something। हम contribute के साथ preposition का यूज करते हैं। देखिए अगर मैं गलत हूँ तो माफ करिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए था, प्रेसिपिटेट्स। दैट इज, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कॉज करना, एब्रप्टली। अगर हम बहुत डिम लाइट में काम कर रहे हैं तो अचानक ऐसा हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए। अब मैंने सही बोला है या नहीं बोला है, इस एग्ज़ाम की दिक्कत ये है कि इसकी जो आंसर की आएगी वो जब इसका एसएसबी हो जाएगा, उसके बाद जब सारी एसएसबी ख़त्म हो जाएंगी, सब हो जाएगा, तब जब इसका आंसर आएगा तो एक बार जो मैंने आपको बताया आप उसको एक बार थोड़ा क्रॉस कर लीजिएगा। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इशू। He owns several sports cars and has an opulent, ये भी नॉर्मन लुई का वर्ड है, opulent, जहाँ पर पैसा दिखता हो। उस सेक्शन में जब हमने बहुत सारे रिच की बात की थी तो वहाँ पे affluence और opulent वर्ड आया था। आंसर इज ए। 68 थोड़ा ग्रामर वाला है। Those medicines which are used to treat kidney infection have been withdrawn from the market। Answer should be which। B। अगला है intake of sugar, excess of sugar। ऑफ अगर आता तो हम सीधे फिर शुगर लगाते, लेकिन एक्सेसिव आया है तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर। आंसर इज सी, सी। और 70 का आंसर बी, जिसका मतलब होता है सिवियर पेन। सो 70 आंसर इज बी, बी, बहुत ज़्यादा पेन। अगला है हमारे पास 71, द कंट्रीज पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ भी मैं थोड़ा सा बाकियों से डिसएग्री करती हूँ। प्लीज़ हम अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट होता है तो दैट इज and this happened with many other word also like mathematics, politics, economics। इन सबको अगर हम एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तब तो हम उसे इज मानते हैं, बट जब हम उनकी एक्टिविटी की बात करते हैं तब हम उनको प्लूरल लेते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, यहाँ पे बता दूं, अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो यू आर जस्ट कमिटिंग अ क्राइम। बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि रशियाज पॉलिटिक्स आर not is, because whenever we talk about any country's politics we are not talking about a subject politics, we are talking about political activities। तो as per my notion जो आंसर होना चाहिए था वो I'm sorry अगर मैं लोगों से थोड़ा डिसएग्री कर रही हूँ तो, बट मुझे ऐसा लगता है आंसर ए आर होना चाहिए था, आर as per my notion। अब बाकी आप थोड़ा और स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। आजकल तो
चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, गो थ्रू द गूगल और सर्च समवेयर, बट गूगल भी कभी कभी गलत बता देता है, ये ध्यान रखिएगा। द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव, क्योंकि यहाँ पर तो बात की जा रही है कंपल्शन की, तो मस्ट हैव होगा। आंसर इज डी। न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड हेवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया, द डैमेज is expected to be extensive, or the damage has been expected to be extensive. Newspaper have reported heavy flooding in the coastal area. The damage has been expected to be extensive. Answer C होना चाहिए था। Has been expected, is expected नहीं, has been expected is better। थोड़ा सा ग्रामेटिकल यूज है यहाँ पर कि हैज़ बीन एक्सपेक्टेड क्यों, इज एक्सपेक्टेड क्यों नहीं, बट अभी हम आंसर जो है वो सी होगा। एक्सपेक्ट किया गया है, that is has been expected, C। 74 the local bank was robbed by a group of men, यहाँ पर 4 of whom, answer is A। और अब यहाँ पर the country underwent several economic changes not had undergone। जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो बता देती हूँ भाई, अगर पास्ट का एक बताया गया हो तो दैट इज पास्ट सिंपल, पास्ट ऑफ पास्ट बताया गया हो तब हम कहते हैं हैड अंडरगॉन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए दैट इज अंडरवेंट, अंडरवेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आंसर है ए अंडरवेंट, ध्यान रखेंगे, आंसर इज ए। चलिए अब हम जरा इडियम फ्रेजेस की बात करें। अब कई बार तो इडियम फ्रेजेस में थोड़ा पढ़कर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है और कई बार नहीं भी लगता है। तो सबसे पहले हम देखें, पहला पूछा है वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। अगर आप बर्तन को कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहें, अब पानी उबलेगा, तो लगता है बहुत टाइम लग गया भाई उबलने में, यानी आंसर इज होना ये आंसर चाहिए था कि टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस। कई बार हम इतने ईगर हो जाते हैं कि उसी की वजह से हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। आंसर शुड बी बी। अगला 77 look to your laurel, that is to make an extra effort to secure one's position। थोड़ी और मेहनत करना ताकि आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। प्ले डेविल्स एडवोकेट, कई बार जैसे हम क्लास में अगर जीडी करा रहे होते हैं तो कई बार अगर पता चला पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें अगेंस्ट या फॉर कोई चीज़ आ ही नहीं रही है तो जानबूझ के मैं थोड़ा उसको और एग्रवेट करने के लिए जानबूझकर बच्चों के ऑपोजिट बोलती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा और पॉइंट लाएं किसी तरह से। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ताकि डिबेट थोड़ा और हो तो दैट इज कॉल्ड प्ले डेविल्स एडवोकेट। आंसर शुड बी डी, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। बी इन द सेम बोट मीन्स सबकी खराब स्थिति है, सब लोग एक ही बोट में। आंसर इज बी, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन। एंड टिल्ट एट विंडमिल्स, द आंसर इज ए, टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम दैट डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज आंसर इज डी। अगला 81 मैच द फॉलोइंग था, इजी है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना होगा। आंसर इज ए, हालांकि बी केयरफुल, इस तरह का जो दिया है ये अब आप के लिए एक इंडिकेशन है कि आगे इस तरह की उसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। 81 का आंसर था आपके पास ए और 82 का आंसर है सी। 82 का आंसर है सी। अब आया आपके पास 83, आंसर इज बी बी। 84 का आंसर डी। 85 का आंसर डी, सॉरी 85 का आंसर डी डी। अब यहाँ पर हमारे पास आया 86, यहाँ पर जो दिया हुआ है फिर हमें यहाँ पर देखना है कि क्या है। in the following item 2 sentences are given, you are required to identify the option that most appropriately combine both the sentences into one sentence and make your response accordingly। आजकल इसी चीज़ को आजकल कंजंक्शन एक अच्छा टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कंजंक्शन में जैसे बैंक किसी को कनेक्टर बनाकर पूछता है, दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड कनेक्टर, दैट विल
समटाइम हम अपनी क्लासेस में आपको बताएंगे, बट आजकल कंजंक्शन और कनेक्टर यानी एडवांस इंग्लिश आजकल थोड़ा ट्रेंड में है। तो हम इसका देखें 86 में जो हमारे पास एज बिकॉज आया है, एज और बिकॉज दोनों रीजन क्लॉज होते हैं, दोनों को एक साथ यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। आंसर है ड्यू टू। ड्यू टू इज नॉट अ कंजंक्शन, तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा कई लोगों से थोड़ा डिसएग्री कर रही हूँ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पर सिंस आया है और जब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं तो सिंस में हम सिंस जो है वो रीज़न क्लॉज बताता है, बट सिंस जब रीज़न क्लॉज बताता है तो उसके साथ एक खास रूल फॉलो होता है कि अगर आपने सिंस का यूज़ किया है तो सिंस के साथ हम पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट का V2 या एनी अदर पास्ट फॉर्म, और पहली तरफ हम हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंस नहीं जो है वो रॉन्ग है। आंसर शुड बी डी। वेनेवर का यूज हम कर सकते हैं, तो आंसर जो है वो डी होना चाहिए था। जस्ट वेट। 87 में जो है वो हमारे पास आया है, पहले में ही undertook the difficult task in spite of the fact that he did not have any spare time, or he undertook the difficult task because of the fact और that no, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज करते हैं, यहाँ तक ठीक था बिकॉज ऑफ द फैक्ट, लेकिन फिर दैट की वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई। अगला है हमारे पास ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क कॉन्ट्रारी टू द फैक्ट। यहाँ पर हम कॉन्ट्रारी की बात नहीं कर रहे थे, एक कंडीशन को हम सरमाउंट करने की बात कर रहे थे, और ही अंडरटुक द डिफिकल्ट टास्क नेवरदलेस फॉर द फैक्ट that he did not have any spare time. The best answer is A, in spite of the fact. आंसर जो है वो A बेटर आंसर है। अगला हमारे पास 88। He wrote the exam with the utmost confidence, so he was grossly हालांकि, तो सो क्यों, सो का तो मतलब होता है ताकि, ये नहीं आया, वो पर्पस बताता है। और whenever जब कभी, ऐसा थोड़ी होता है कि वो जब कभी वो प्रिपेयर नहीं होता तब वो एग्जाम देता है, ये भी चला गया। He wrote the exam with the utmost confidence, nevertheless he was grossly unprepared for the examination, or nevertheless he was in spite of he was grossly unprepared, और यहाँ पर he wrote the exam with the utmost confidence though he was, हालांकि आंसर is D। आंसर जो है D, हालांकि उसने एग्जाम दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि वो अंडर प्रिपेयर था, वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था। 89 जो है He pledged to donate his body part though he was himself the beneficiary of, अगर वो बेनिफिशियरी था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का तभी तो वो कर रहा था, तभी तो ये भी नहीं होगा। He pledged to donate his body parts because he was himself, yes it can be the reason, or he pledged to donate his body parts if he was himself the beneficiary of organ। आंसर should be B होना चाहिए आंसर। और 90 नंबर क्वेश्चन, He was adamant to undertake the journey to the hills he had promised। हमें कनेक्ट करना था क्योंकि वो जिद पे अड़ा था कि वो जर्नी जाएगा हिल पे, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने स्कूल को विजिट करेगा। आंसर इज A। ओके वेट, यस नाउ सिमिलर मिशा, अब हमें क्या करना है, तो अब हमारे पास फिर in the following items a sentence is given with one or more underlined words from the option provided. Mark the correct answer from among ABC, which is the most appropriate improvement over the words to be substituted if no improvement can be identified। जो underline किया गया है आप उसको आपको अगर लगता है वो सही है तो फिर आप उसको करिए, और अगर लगता है नहीं सही है तो फिर आप
ऑप्शन बताइए। 91 का आंसर हैपनिंग ऑन द न्यू हाईवे सही है, मैनिफेस्टिंग होगा नहीं, अकरिंग हो सकता था, बट हैपनिंग ऑन को हटाने की जरूरत नहीं है। रिपीटिंग ऑन द नो एंड नो, आंसर शुड बी डी। The visiting school children circumnavigated around, circumnavigated में circum खुद ही around है, इसीलिए around नहीं होगा, आंसर होना चाहिए C। 92 का आंसर C, circumnavigated। और 93 emphasize के साथ आपको जो है वो emphasize the importance of emphasize the importance of discipline in their everyday life। यहाँ पर on, over, upon की जरूरत नहीं है, no improvement, आंसर is D। और जो 94 आंसर है सेंटर ऑन, सारी चीजें एक ही चीज पर केंद्रित हों, दैट इज सेंटर ऑन देयर ओन प्रपोजल, सेंटर अराउंड नहीं, सारी चीजें अगर सेंटर हैं तो सेंटर ऑन। He claimed that he was merely uninterested in negotiation। अगर आपको दिलचस्पी ही नहीं है तो आप गए क्यों नेगोशिएशन में? यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए था, यानी आप पक्ष नहीं लेंगे। अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं लेना, डिसइंटरेस्ट, पक्ष नहीं लेना, आंसर शुड बी बी, डिसइंटरेस्टेड। अगेन नॉमिनली का वर्ड था। और एक्टिव से पैसिव 96 का आंसर डी। और 97 का आंसर जो है वो बी, लेट द डोर बी शट। और 98 का आंसर ए। 99 का आंसर बी, दे से ही वॉज ए और बी लगभग एक ही है, वो देखिए बच्ची फिर कंफ्यूज हो गई, बस वॉज की वजह से बी होना चाहिए था। और 100 का अ प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर, आंसर शुड बी बी। अब है हमारे पास I saw Nandini while she was waiting, answer should be B। The sauce has to be used by, time limit दिया है इसीलिए by A। I'll be working on this report since। until में from होता तब until हम देते हैं, आंसर जो है वो B होना चाहिए। 104 I have little energy, एनर्जी बची नहीं है, नेगेटिव चाहिए little। I had some trouble I had some trouble finding the house। और यहाँ पर most of these, answer should be most C। I don't like going to the dentist। whenever we show the designation without name तो हम the का यूज करते हैं। they place the African elephant on, place on, include होता तो in, include in a list and placed on a list, तो आंसर should be D। और 109 the travel industry, which industry? Travel industry, answer should be C। and she is an MP from Rajasthan। अच्छी बच्ची है, पता नहीं फिर भी उसने वो क्यों गड़बड़ कर दिया, एग्जाम में हो जाता है। Everything what had happened जो हो चुका था, was, past का past, answer is B। some people could write well while other could not, answer should be C। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, the police are working hard, पुलिस work hard, काम करती है, आंसर A, फैक्चुअल क्वेश्चन था तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। 114 since he was going to live in South Korea for some time, we are talking about South Korea, हम यहाँ पर साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। he thought he should learn something about their culture, its culture, we are talking about country, we are not talking about people, so it's होना चाहिए था देयर की जगह, आंसर शुड बी सी। इस बच्ची ने डी कर दिया है। द कंपनीज फेनोमेनल सक्सेस इज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सक्सेस है। आई एम ओइंग, बहुत सारे वर्ब होते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, इमोशन, थिंकिंग एंड पोजीशन, जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, आंसर शुड बी ए। एंड 117 बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, आंसर शुड बी सी। एंड मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज, ऐसे नहीं लिखना था हुज, हु में हम ये अपॉस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, हम लिखते हैं हुज बुक्स होना चाहिए था, तो आंसर है बी, आंसर शुड बी बी। और आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन
आउट, यहाँ पर होना चाहिए था ब्रेक इनटू और ब्रेकआउट। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर सी होगा, बट मैं वो फ्रेज थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। और आइदर विकास और हिज फ्रेंड, यहाँ पर इस की जगह पे, यहाँ पर इस की जगह हमें आर का यूज करना था, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, सो इज नहीं आर। देखिए जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो बहुत गर्मी बहुत है, AC इज़ नॉट वर्किंग, तो थोड़ा सा इसीलिए अब 120 क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हो जाता है आदमी, एक गर्मी की वजह से। अगर आपने ये कर लिया है पेपर, मैंने ही नहीं, मुझसे पहले बहुत से लोगों ने आपको एनालिसिस करा दिया होगा, ठंडे दिमाग से थोड़ा पूरा देख लीजिएगा। अगर लगता है इस बार निकल जाएगा तो वेल एंड गुड। जीएस के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो अब जीएस में आजकल क्वेश्चंस बहुत डीप आने लगे हैं कुछ पोर्शन में, हिस्ट्री वगैरह को लेकर। तो अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ तो तय है कि आप मेरिट में तो इंग्लिश की वजह से ही आ पाएंगे, और इंग्लिश की वजह से तब आ पाएंगे जब आप 120 में एटलीस्ट 110 तक पहुंच जाएं। 110 तक पहुंचने के लिए आपको इंग्लिश एकदम परफेक्शन से आनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रामर, इट्स अबाउट द वोकैब एंड द सेम टाइम एडवांस ग्रामर में और क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो लास्ट टाइम फॉरेन वर्ड दे दिया था, इस बार उन्होंने थोड़ा और किया कि कनेक्टर और कंजंक्शन दे दिए, यानी आपको बेसिक ग्रामर और एडवांस ग्रामर दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं साथ साथ बता रही हूँ कि अगर आपको वोकैब, अगर आप सीडीएस या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल लुई वर्ड पार मेड इजी ये बुक ज़रूर पढ़ लीजिए। हमने अपना पूरा जो इसका एक पूरा जो सेशन है वो हमने एडिफाई इंग्लिश हब पे डाला हुआ है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और इफ़ यू आर इन द सिटी प्रयागराज, यू कैन कम टू टेक द ऑफलाइन क्लासेस टू। तो आप, और हम बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट अबाउट द डिफेंस, देन यू मस्ट थिंक इट वेरी सीरियसली। डैबलर या डिलीटेंट नहीं बनना है कि बस डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं शौकिया, नहीं, थोड़ा गंभीरता से लीजिए इसको। और इंग्लिश सीडीएस के लिए देखिए, जिस तरह का जीएस आ रहा है आप कट ऑफ निकाल लें उतना ही सफिशिएंट है, बाकी आप स्कोर इंग्लिश से ही करेंगे। एसएसबी में अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू इट। सो इंग्लिश इज वेरी प्रोमिनेंट राइट नाउ। अगर आपको लगता है कि इस बार कुछ भी गड़बड़ हो सकती है या आपको नेक्स्ट टाइम भी देना है, तो दोनों ही कंडीशन में जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट doing preparation for the next series। और अगर फौजी एटीट्यूड है तो never 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 give up। this is a very simple फौजी फंडा। तो किसी भी कंडीशन में अगर एसएसबी देने की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगले की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंग्लिश पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी आंसर इधर उधर हो तो एक ह्यूमन एरर हो जाता है, उसके लिए माफ़ करिएगा। एंड फिर मिलेंगे हम अपनी क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद।